दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक का जो परीक्षा 2026 में होने वाला है, उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप केवल हमारे ऑब्जेक्टिव पैक से अपने सभी सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आसानी से एग्जाम में हल कर लेंगे। तो आपको एक और बात हम अभी बता दें कि आप हमारे और सारे ऑब्जेक्टिव पैक को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और सभी ऑब्जेक्टिव पैक को देखिए, क्योंकि अभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अभी पूछे जा रहे हैं। तो आप भी चाह रहे हैं कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही हो और आप बिना किसी डाउट के अपने सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लें। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पैक को बिना स्किप किए देखिए। दोस्तों, हम दावा करते हैं कि आप अगर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पैक को देखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए आज के अपने पहले सवाल को देखते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसमें औरतों को 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो भारत के संविधान में इसको 72वें, 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था और उसी समय महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33% सीट रिजर्व कर दिया गया था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? तो हम आपको अभी बताए हैं कि कुल सीटों का 33% सीट आरक्षित है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति धर्म के आधार पर होती है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। भारत रहता ऑप्शन में तो भारत भी होता। अब आपको बता दें कि संघ सरकार क्या होता है। देखिए दोस्तों, संघ सरकार ऐसी सरकार की व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का ऊपर से नीचे विभाजन किया गया होता है। मतलब कि कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास, उसके बाद शक्तियाँ राज्य के पास, मतलब ऊर्ध्वाधर उसका वितरण किया गया होता है, याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर चीन की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक सरकार है। यहाँ पे सारी शक्ति केंद्र के पास ही होती है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें जो चंडीगढ़ है वह केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? चलिए दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको थोड़ा सा हम सभी मूल अधिकारों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के बीच में है। उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के बीच में है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच में है। और उसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 एवं 30 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 31, जिसमें पहले संपत्ति का अधिकार था, अब इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, याद रखिएगा। इस प्रकार से हमें कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो इसको सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, और वह जिला कौन सा था? तो राजस्थान का नागौर जिला। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? दोस्तों, अगर लोकतंत्र के प्राण की बात करें तो वह संविधान को माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सुचारू तरीके से चल सकता है जब वहाँ पर एक अच्छा संविधान हो और उसका पूरी तरीके से पालन हो रहा हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना। दोस्तों, इसको 2005 ईस्वी में बनाया गया था। सूचना के अधिकार कानून की बात करें तो इसके तहत आप सरकार की सभी योजनाओं में खर्च होने वाले सभी राशियों के बारे में जान सकते हैं। आप अपने प्रतिनिधि से भी ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सा योजना हमारे लिए लाया और उसमें आपको कितना पैसा मिला और आपने उन पैसों को कहाँ खर्च किया। तो इसको 2005 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। अगला सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, अगर इस आंदोलन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसको शुरू करने का कारण ये था कि वहाँ के पुरुषों के द्वारा बहुत ज़्यादा ताड़ी एवं शराब का सेवन किया जा रहा था, जिसके बाद वहाँ की महिलाओं ने ताड़ी शराब के सेवन को कम करने के लिए या बंद करने के लिए ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था। अगला सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वह संख्या है 543। याद रखिएगा, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है, जिसमें 543 पर निर्वाचन होता है और पहले 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुना गया था, वो भी अब बंद कर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? देखिए दोस्तों, गठबंधन की सरकार का मतलब होता है कि जब किसी एक दल को जितनी जरूरी सीटें हैं उतनी नहीं आई तो वह किसी दूसरे या तीसरे दल के साथ मिलकर और तब सीटों को जितनी ज़रूरत है उतना पूरा कर लेता है और सरकार बनाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे बहुत सारे दल हों ताकि वे लोग एक साथ मिलकर गठबंधन करें। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गठबंधन की सरकार तभी बनेगी जब वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होगी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दोस्तों, दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आपको बता दें कि दल बदल कानून का मतलब ये हुआ कि कोई सांसद या विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, इसी को दल बदल कानून कहा जाता है। तो यह केवल सांसदों और विधायकों पर ही लागू होता है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी की बात करें तो यह भारत में सबसे छोटी न्यायिक इकाई है जिसका काम ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे झगड़ों का निपटार करना होता है। तो इसका जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उसको वर्तमान में 18 वर्ष रखा गया है, याद रखिएगा। पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, जिसको 1989 ईस्वी में 61वें संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया और इसको 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? दोस्तों, तो पाकिस्तान में है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर 2 ही दल है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 दल है तो बहुदलीय नहीं हुआ, वे द्विदलीय हुआ। भारत की बात करें तो यहाँ पर तो आप जानते ही होंगे कितनी सारे दल हैं। तो इन 3 देश में बहुदलीय और ब्रिटेन में द्विदलीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? दोस्तों, इसका गठन 2003 ईस्वी में किया गया था। इसमें शामिल थे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव। देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड था इसका नाम पहले था समता पार्टी और इसी समता पार्टी का नाम बदलकर और जनता दल के साथ मिलकर नया पार्टी बनाया गया जिसका नाम रखा गया जनता दल यूनाइटेड। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो दोस्तों, वह थी 10% और 15वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह 2009 में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में, तब वह उत्तर प्रदेश में था, इस आंदोलन को किया गया था। देखिए इसमें क्या होता था कि जो लोग थे, जब ठेकेदार पेड़ काटने आते थे तो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार पेड़ न काट पाए। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वे थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि इसमें नर्मदा नदी को बचाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों, अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसको 1885 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो वह है कमल का फूल। आप लोग जानते ही होंगे कि अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो बीजेपी के ही हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। दोस्तों बोलीविया में जन संघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। देखिए बोलीविया में क्या हुआ कि अचानक से जो पानी की कीमत है उसको 4 गुना कर दिया गया, जिसके बाद जो आम लोग हैं उनके पास पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वहाँ पे आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार को पानी की कीमत में कमी करना पड़ा और लोग जो है वहाँ पे पानी अब आराम से पीने लगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। दोस्तों वर्तमान में वहाँ पे लोकतंत्र है। 2009 से पहले वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। देखिए तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर है और जिला परिषद जिला स्तर पर है। मतलब सही जवाब है इनमें सभी। देखिए दोस्तों जो पंचायती राज है वह त्रिस्तरीय ही बनाया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर गांव स्तर पर होगा ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर होगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगा जिला परिषद। तो बिहार में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जिसके बाद 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। अगला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। मतलब कि क्षेत्रवाद से क्या गलत परिणाम होता है। चलिए देखते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना और बाकी सारे क्षेत्र को छोटा समझना, नीचा समझना। देखिए तो इससे क्या होगा कि जब सब लोग अपने ही क्षेत्र को बढ़ावा देने लगेंगे तो अलगाववाद होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 1946 ईस्वी में और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यह होता है 5 वर्ष का। आप लोग देखते भी होंगे कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है, जिसमें मुखिया सरपंच पंच समिति आदि को चुना जाता है। अगला सवाल है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए दोस्तों तो नगर निगम में जो वार्डों की न्यूनतम संख्या है उसको तय नहीं किया गया है, वह वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करती है। लेकिन अगर बात करें अधिकतम संख्या तो वह 75 हो सकती है, जो पटना नगर निगम में है। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्विट्जरलैंड। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए जहाँ पर जनसंख्या कम होता है वहाँ पर जो कानून बनाने का काम होता है वो सीधे जनता के वोटिंग के द्वारा ही कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कानून बनाने के लिए जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और वो प्रतिनिधि कानून बनाता है। जैसे कि भारत,
यहाँ पर अब सारे लोगों को हमेशा कानून बनाने के लिए मत कराना तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जनसंख्या बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की उदासीनता पर बिल्कुल नहीं। इसमें तो नागरिक जितने सक्रिय रहेंगे उतनी ज़्यादा ही सफलता मिलेगी। दूसरा है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। दोस्तों, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य के बीच वितरित होती हैं, तो इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला सवाल है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो दोस्तों, यह उदाहरण है रंगभेद का। आइए थोड़ा सा बताते हैं कि उस ओलंपिक में क्या हुआ था। देखिए, उसमें जो एथलेटिक था एक, वह अमेरिका का था। और अमेरिका में क्या होता है कि काले और गोरे लोगों के बीच बहुत भेदभाव किया जाता है। तो जब वह काला आदमी मेडल जीता तो वह काला ग्लव्स पहनकर अपना हाथ उठाया और यह बताया कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वह गलत है और आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि यह भेदभाव रुके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। दोस्तों, अगर 16वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो वह 2014 में हुआ था। उसके बाद 17वीं की बात करें तो 2019 में हुआ था। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, तो वह है 18वीं लोकसभा, जिसका चुनाव 2024 में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और कब, तो 4 फरवरी 1948 को यह आज़ाद हुआ था। और यह किसका गुलाम था, तो यह भी हमारी तरह ब्रिटेन का ही गुलाम था। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र और राज्य दोनों को। आइए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आखिर समवर्ती सूची क्या है। देखिए, भारत में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। मान लीजिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये है केंद्र, ये है राज्य और ये है दोनों का। देखिए, कुछ चीज़ों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा तो केंद्र का विषय हुआ, कुछ चीज़ों पर राज्य कानून बनाएगा तो राज्य का विषय हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे तो उसी को हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो इसकी घोषणा हुई थी 1975 ईस्वी में। देखिए, भारत में अभी तक कुल 3 बार आपातकाल को लागू किया गया है। पहला 1962 ईस्वी में जब चीन से युद्ध हुआ था, और दूसरा 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरा 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी लागू की थी आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब हटा दिया गया है। तो वह राज्य था जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए दोस्तों, अभी बिहार में जनता दल यूनाइटेड का ही सरकार है और इसका चुनाव चिन्ह है तिरछा और हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछा। अगला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसको किए थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनको लोक नायक भी कहा जाता है और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला सवाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी
के संस्थापक कौन थे? तो इसको स्थापित किए थे कांसीराम जी, जो 1984 ईस्वी में इसको स्थापित किए थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, वे थे महेंद्र सिंह टिकैत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसको गठित किया गया था नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। याद रखिएगा, नेपाल में 2009 तक राजतंत्र था, उसके बाद वहां पर 2009 के बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ है? दोस्तों सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल। आर्थिक आदर्श है, बिल्कुल। विशेष मनोवृत्ति है, बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? हम आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बता चुके हैं। तो जापान में अप्रत्यक्ष है, फ्रांस में भी अप्रत्यक्ष है, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज की बात करें तो यह सिकंदर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और जब वह यहाँ आया तो यहाँ के शासन प्रशासन को देखा और उसी के ऊपर उसने इंडिका पुस्तक लिखी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, बिल्कुल। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, बिल्कुल। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल, ये भी सही है। उसके बाद लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित करने की ओर ले जाता है, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र कभी भी समाज को विखंडित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो अमेरिका में जो काले गोरे लोगों के बीच भेदभाव हो रहा था, उसी के विरुद्ध ये आंदोलन किए थे, और ये गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, इस बात को भी याद रखिएगा। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और उस समय ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज लेने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40%। हमारा अगला सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए, संघ राज्य में लिखित संविधान होता है, बिल्कुल, ये तो विशेषता है। शक्तियों का विभाजन भी होता है, ये भी विशेषता है। उसके बाद है इकहरी शासन व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। संघ शासन में इकहरी व्यवस्था नहीं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महापौर या मेयर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुनने का प्रावधान है? देखिए, तो बिहार में 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति को चुना जाता है, जो कि ब्लॉक स्तर पर काम करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है। दोस्तों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, याद रखिएगा। यानी कि यह किसी भी एक धर्म को नहीं मानेगा और सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा। दोस्तों भारत में इसको 42वें संविधान संशोधन
1976 ईस्वी में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, योजना आयोग का गठन भारत में 1950 ईस्वी में किया गया था विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने के लिए, ताकि देश का विकास तेजी से हो। 2015 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, बांग्लादेश बना था 1972 ईस्वी में, जब 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत जीत गया। तब 1972 में इसको काट कर 2 भाग में बांटा गया और एक बना बांग्लादेश और दूसरा बना पाकिस्तान। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों, वह देश है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो दोस्तों, उसकी पकड़ होती है ढीली। देखिए कैसे, मान लीजिए 2 या 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई है। जैसे ही कोई एक पार्टी मनमानी करेगी तो दूसरी बोलेगी हम तुमसे अलग हो जाएंगे, तो उसका सरकार गिरने लगेगा, जिसके कारण उसका जो पकड़ है उतना मजबूत नहीं रहता है कि वह अकेले ही सारा निर्णय ले सके। अगर उसको कोई निर्णय लेना है तो गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सबसे सहमति लेनी जरूरी होती है। अगले सवाल को देखते हैं। किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन में है। भारत में संघीय है, अमेरिका में भी संघीय है और कनाडा में भी संघीय है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में है? हम आपको बताए हैं कि 3 सूचियों में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसको राजस्थान से शुरू किया गया था और 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस देश ने सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना किया? तो दोस्तों, वह देश था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की बात करें तो यहीं की रहने वाली थी मदर टेरेसा, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? हम आपको बताए हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया और 74वें द्वारा नगरपालिका को, और ये कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? देखिए दोस्तों, तो इसका सर्वोत्तम गुण की बात करें तो इसमें हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। देखिए, दक्षिण में भी लोकतंत्र नहीं है, क्यूबा में भी नहीं है और उत्तर कोरिया में भी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बाधा है इसमें जातिवाद और क्षेत्रवाद, क्योंकि जब लोग लोकतंत्र में जातिवाद के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने लगते हैं तो लोकतंत्र वहां पर कमजोर पड़ने लगता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? देखिए दोस्तों, भारत की बात करें तो यहाँ पर संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? देखिए दोस्तों, हम पहले भी बताए हैं कि क्षेत्रवाद से अलगाववाद उत्पन्न होता है, क्योंकि जब लोग केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे और इससे अलगाववाद होगा।
अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता है? तो दोस्तों उसके लिए बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि 2, 3, 4 या 10 दल मिलकर और सरकार बनाएं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? तो दोस्तों इसको स्वीकृति मिली थी 2007 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हम आपको पहले भी बताए हैं कि उत्तराखंड में जब पेड़ों को बहुत अधिक काटा जा रहा था तो लोग पेड़ों से चिपक कर उसको बचाने के लिए उतर आए थे, और जिसके कारण बहुत सारे पेड़ों की रक्षा भी हुई थी, और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है प्रस्तावना को। देखिए अगर यही सवाल रहता कि भारतीय संविधान का हृदय भीमराव अंबेडकर किसे मानते हैं, तो देखिए अगर भीमराव अंबेडकर इसमें लग जाएगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर नहीं लगा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो इसका चुनाव हुआ था 2019 में, और 18वीं का चुनाव 2024 में, क्योंकि प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? देखिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं बिल्कुल, सरकार बनाते हैं बिल्कुल, जनमत निर्माण करते हैं बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक दल कभी भी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य नहीं करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? देखिए दोस्तों, तो भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है, यानी कि निर्वाचन आयोग, और इसकी चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में की गई है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो दोस्तों यह सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में, और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, और सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। किस देश में राजतंत्र है? देखिए भूटान में भी है, सऊदी अरब में भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 19 नगर निगम हैं, याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल बनने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो हम आपको बताए हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता चाहिए तो कम से कम 4 राज्यों में आपको मान्यता लेनी होगी। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम आपको बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 ईस्वी में किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी, और इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों यह एक प्रकार का वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। धार्मिक नहीं है, परंपरागत भी नहीं है, और इसको लागू कब किया गया था? तो 2005 में। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो दोस्तों उसमें सबसे अधिक सहायक है विकास। लोकतंत्र जहां रहेगा वहां विकास निश्चित रूप से होगा, बस शर्त एक ही है कि लोकतंत्र सही ढंग से लागू होना चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? दोस्तों न्यायपालिका में जो निष्ठा की बात है तो वो संविधान के प्रति होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? हम आपको बताए हैं कि भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 31 में संपत्ति का था जिसको अब खत्म कर दिया गया है और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे प्रचलित रूप है। देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे प्रचलित रूप है गणराज्य, यानी कि लोकतंत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। हमारा अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। देखिए दोहरी नागरिकता क्या होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, उसके बाद इंडिया के बाद अगर बिहार में रहते हैं तो एक नागरिकता आपको केंद्र सरकार देगी, यानी कि आप भारतीय हुए। दूसरी नागरिकता आपको राज्य सरकार देगी, यानी कि वो बिहार की सरकार एक नागरिकता देगी। तो इसको हम बोलेंगे दोहरी नागरिकता। लेकिन ये है अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पर केवल और केवल आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला सवाल है, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को क्या दर्जा प्राप्त होता है? दोस्तों, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? हम आपको बताया है कि वह होता है 5 वर्ष। आप देखते भी होंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड इत्यादि का चुनाव होता है। अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? दोस्तों, इसका गठन हुआ था 2012 ईस्वी में, जब कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था तो उसी को दबाने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसके जो सबसे प्रमुख नेता थे वे थे अरविंद केजरीवाल। अगला सवाल है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? हम आपको बताए हैं कि 2003 में समता पार्टी जनता पार्टी से मिलकर और जनता दल यूनाइटेड बनाई थी, जिसके नेता थे नीतीश कुमार। और इन्हीं की सरकार अभी भी बिहार में है। और नीतीश कुमार कुल 2005 से लेकर 25 तक कंटिन्यू बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी है मजबूत सेंसरशिप। पूछिए क्या है? सेंसरशिप का मतलब है कि मजबूती से सरकार की आलोचना करना, उसकी कमियों को गिनवाना, ताकि सरकार उसमें सुधार करे और विकास का काम तेजी से हो। अगला सवाल है, दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन अभी तक थे पॉलिटी के। अब हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। बोल रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन है जिम्मरमैन का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वह होता है जिसका निर्माण तुरंत नहीं हो पाता। कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय कहा जाता है, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा इसको नहीं बनाया जा सकता है। और नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, आप उसको इकट्ठा करके रखे हैं, आपने उसको यूज कर लिया, तो पानी तो अब दोबारा भी आ जाएगा, क्योंकि जब पानी पृथ्वी के अंदर जाएगा आप उसको फिर से भर लीजिएगा। या पानी अगर ऐसे भी तालाब में है तो वाष्पित होकर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होकर फिर आ जाएगा, तो पानी नवीकरणीय हुआ। लेकिन जो कोयला है वह अनवीकरणीय है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है?
दोस्तों सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय है, यह समाप्त होने वाला नहीं है। अगला सवाल है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए तो वह होता है 200 नॉटिकल माइल। देखिए यह ऐसा क्षेत्र होता है, मान लीजिए यह कोई देश है, इधर पूरा समुद्र है, तो जो 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक समुद्र में इस देश का उसके जितने भी संसाधन हैं उस पर अधिकार होगा, इसी को कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। याद रखिएगा, तो किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जितने भी संसाधन होंगे उस पर इस देश का अधिकार होगा। अगला सवाल है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए दोस्तों, तो इसका संबंध है संसाधनों के अनियोजित दोहन से। देखिए बिना जरूरत के संसाधनों का बहुत अधिक प्रकार से दोहन करना, उसको खत्म करना। यह पता है कि अगर एक बार ये खत्म हो गए दोबारा नहीं आएंगे, तो संसाधनों को बिना काम का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको उतना ही उपयोग करें जितना कि जरूरी हो। हमारा अगला सवाल है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए दोस्तों, तो यह है 19.2 किलोमीटर। और अब इसकी बात करें तो मान लीजिए यह कोई देश है, इधर समुद्र है, तो 19.2 किलोमीटर तक का जितना क्षेत्र होगा उस पर पूरा अधिकार उस देश का होगा। याद रखिएगा। अब अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों वहाँ पर जो इसका कारण है वो है अति पशुचारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए यह कोई पहाड़ है, अब मान लीजिए इधर से जब पानी आएगा तो पानी तो पूरा नीचे आ जाएगा, उसके बाद जो मिट्टी है उसको भी बहा लेगा। तो क्या किया जाता है कि बीच में सीढ़ी बना दिया जाता है ऐसे ऐसे। इससे फायदा क्या होगा कि जो वहाँ पर मिट्टी है वो इकट्ठा रहेगा और जो पानी है वो भी वहाँ पे रुकेगा, जिसके कारण कृषि हो पाएगी। तो यह निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र में ही होगा। तो यह होता है उत्तराखंड में। याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। दोस्तों आप देखते होंगे मूवी वगैरह में भी कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो वह रसायन है एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। अगला सवाल है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है रेगूर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, काली मृदा में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। अगला सवाल है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब आकाश से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह नीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में है। याद रखिएगा। अगला सवाल है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला सवाल है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो हमारे शरीर में 65% जल होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो दोस्तों वह तत्व है आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 में दोस्तों 19.27% क्षेत्रफल वन था। याद रखिएगा। अगला सवाल है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। देखिए संविधान की धारा 21 में मुख्य रूप से कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात भी कही गई है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो देखिए दोस्तों, 1948 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? दोस्तों, चरक का संबंध भारत से था, याद रखिएगा। चरक की बात करें तो ये कनिष्क के दरबार में एक बहुत ही कुशल वैद्य थे, जो विदेशों में जाकर भी लोगों का इलाज किया करते थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। अगले सवाल को देखते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो वह है दिग्बोई, असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो यह माना गया है सोना से, सॉरी दोस्तों, लोहा को। क्योंकि आप देखते होंगे मैक्सिमम जो चीज़ें हैं लोहा से बनती है, तो सबसे ज़्यादा उद्योग भी तो लोहा का ही लगेगा, तो इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कर्नाटक में होता है। देखिए, कर्नाटक में एक बाबा बूदन की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? देखिए दोस्तों, जो बॉक्साइट है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो निश्चित रूप से इसका जो उपयोग होगा वह एल्यूमिनियम उद्योग में ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए, 1 टन इस्पात यानी कि 10 क्विंटल इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज लगता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। अभी आपको बताए हैं लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में, और इससे उड़ीसा में मैग्नीज। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अभी हम बताए हैं कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आप लोग सारे जो तत्व हैं उसके अयस्क का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी है चूना पत्थर, क्योंकि इसी को पीसकर तो सीमेंट बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। चलिए आपको एक अभी यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, जिसके सहायता से आप कोयला के प्रकार को याद कर लेंगे कि कौन कितना अच्छा और कौन कितना खराब है। देखिए, एंथ्रासाइट होता है ए से, बिटुमिनस होता है बी से, उसके बाद लिग्नाइट एल से, और पीट पी से। देखिए, तो सबसे पहले क्या आता है ए, तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। उसके बाद क्या आता है बी, तो उससे खराब होता है बिटुमिनस। उसके बाद क्या आता है एल, तो उससे खराब होता है लिग्नाइट। और सबसे बाद में क्या आता है पीट, तो पीट जो है सबसे खराब होता है। तो इस प्रकार से आपसे जब भी पूछेगा कोयला के बारे में आप लोग बता दीजिएगा। अगला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, जो तारापुर है वह महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? देखिए, अगर सौर ऊर्जा के विकास की बात होगी तो सबसे ज़्यादा संभावना है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा की बात होगी तो हो जाएगी खंभात की खाड़ी गुजरात में, और सौर ऊर्जा की बात होगी तो राजस्थान में, अभी बताए हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और यह पंजाब में है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, जो तुंगभद्रा नदी पर ही है। और जो तुंगभद्रा है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? देखिए, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? देखिए दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल की बात करें तो वह है जादूगोरा, और जादूगोरा कहाँ है? तो झारखंड में है। आपको ऑप्शन में झारखंड भी दे सकता है, तो आप अब देख लीजिएगा, जादूगोरा रहेगा तो जादूगोरा, नहीं तो झारखंड रहेगा तो झारखंड। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? दोस्तों, वह है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, काजीरंगा की बात करें तो यह असम में है, और यह क्यों फेमस है? तो यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध स्थित है? दोस्तों, अगर हम हीराकुंड बांध की बात करें तो यह उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आप लोग एक बार जो बुक में दिया है ना, कौन सा बांध किस नदी पर है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है। अगला सवाल है, कांवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो कांवर झील है यह बेगूसराय में है और बूढ़ी गंडक नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, कांवर झील क्या होता है? क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी ऐसे आई, कभी बाढ़ आया जिसके कारण नदी ऐसे घूम गई, फिर ऐसे चली गई, और फिर क्या हुआ कि धीरे 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 जो नदी है ऐसे अपना रास्ता बना ली। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, वो अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार से बन जाता है, जो नदी से अलग रहता है। तो ऐसा ही बन गया है बेगूसराय में, जिसका नाम रखा गया है कांवर झील। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी पूछ चुका है, और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि जो कांवर झील है वो किस नदी पर है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, यह है पटना में, जो पटना का चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला सवाल है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है वाल्मीकि नगर में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई रोहतास में होती है। इसी कारण से बिहार में धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, और गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में ही होता है। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो दोस्तों, बिहार में कुल 7% भूमि पर वन है। अगला सवाल है, पाइराइट किस तत्व का खनिज है? दोस्तों, जो पाइराइट है यह एक अधात्विक खनिज है, याद रखिएगा। इससे क्या बनाया जाता है? तो देखिए, पाइराइट से अगर हम बात करें तो सजावटी सामान ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि यह थोड़ा चमकीला होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों, वह शहर है हाजीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और हाजीपुर कहाँ है? तो वैशाली जिला में है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, बिहार में जो खाद्य कारखाना है वह बरौनी में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है। दोस्तों जो कालीन है वह ओबरा में तैयार किया जाता है। अब पूछिए ओबरा कहाँ है, तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले में है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ है। दोस्तों सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। दोस्तों रेल वर्कशॉप की बात करें तो यह जमालपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। दोस्तों यह हिल बहुत फेमस भी है, लोग बहुत दूर दूर से घूमने भी जाते हैं। यह है बिहार के बांका जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। तो दोस्तों यह है महेंद्रू घाट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सासाराम नगर का विकास हुआ था। दोस्तों इसका विकास हुआ था मध्यकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो सासाराम है यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा भी है, और शेर शाह सूरी जो है यह एक बहुत ही कुशल मतलब कि सम्राट हुआ करता था, जिसके शासनकाल में बिहार का विकास बहुत हुआ था, और यह सासाराम का ही शासक था, इसलिए उस समय इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे मतलब कि रस्सी से बना हुआ रास्ता कहाँ है। तो दोस्तों वह है राजगीर में, जिसको घूमने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं। आप लोग भी कभी स्कूल से गए होंगे तो वो रस्सी वाला मार्ग यानी कि लक्ष्मण झूला जरूर देखे होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो वह है 6283 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में जो संभावना है वह है गंगा के द्रोणी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। हम पहले भी बताए हैं कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है। देखिए दोस्तों यह सड़क से संबंधित है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पूरे देश में जो है चारों महानगरों को जोड़ने के लिए यह योजना चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों यह भागलपुर में है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों कांटी मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध भी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। देखिए रबी फसल इसमें से गेहूं है। दोस्तों अगर रबी फसल की बात करें तो आप याद रखिएगा यह ठंडे में बोया जाता है, और इसकी जो खेती है वह इसको लगभग अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो क से कपास और क से काली मिट्टी, याद रखिएगा कपास के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है और कपास के लिए यह जरूरी होता है। अगला सवाल है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है। तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है। आपको बता दें कि यह सबसे बड़ी डेल्टा है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से जो बना है, तो यह बहुत बड़ी हो गई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, याद रखिएगा। और यहाँ का जो बंगाल टाइगर है वह विश्व में प्रसिद्ध है। लोग मतलब पूरी दुनिया भर से इस डेल्टा को देखने के लिए आते हैं। अगला सवाल है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों जो फाल्टा है यह पश्चिम बंगाल में ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों यह है दिग्बोई, जो कि कहाँ है, असम में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र। और आपसे पूछेगा काली मिट्टी का दूसरा नाम, तो रेगूर बताए हैं। उसके बाद इस मिट्टी पर कौन सा फसल होता है, तो कपास, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है।
हम आपको अभी एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि आपके बुक में जो राष्ट्रीय उद्यान वाला चार्ट दिया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा, जो प्रमुख प्रमुख है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह अक्सर पूछता है। तो नंदा देवी की बात करें तो यह उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो कि कहाँ है? मेघालय में। और अभी कुछ दिन पहले तक चेरापूंजी था, ये भी मेघालय में ही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, जो कि इसकी राजधानी भी है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? चलिए देखते हैं। सुनामी बिल्कुल, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्तों, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए कॉमन सेंस की बात है, जल की अधिकता, बिल्कुल। नदी की तल में अवसाद का जमाव, यानी कि जो नदी का मार्ग है ना उसमें अवसाद आ जाएगा, जल सही से बह ही नहीं पाएगा तो बाढ़ ही आएगा। वर्षा की अधिकता, बिल्कुल, बहुत अधिक वर्षा होगी, नदी में जल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? दोस्तों देखिए, बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना यही बाढ़ग्रस्त है। मान लीजिए कि यह बिहार है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो जो उत्तरी बिहार है ना इसमें बहुत सारी नदियां इधर जो हिमालय है ना उससे निकल के आती है, और बीच में है ये गंगा। तो इधर बहुत सारी नदियां हैं जिसमें अक्सर पानी रहता है, तो इधर बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो याद रखिएगा, बिहार में जो उत्तरी बिहार है उसमें अक्सर बाढ़ आता है, और जो दक्षिणी बिहार है इसमें अक्सर सूखा पड़ता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, देखिए सुखाड़ कब होगा? जब जल की कमी होगी। तो सही जवाब हो जाएगा जल के अभाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार में दोस्तों बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, बाढ़ के समय हमेशा ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ताकि जो पानी है वहां तक नहीं पहुंच पाए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो याद रखिएगा, सुनामी हमेशा समुद्र में ही आती है। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों उस यंत्र का नाम है इंफ्रारेड कैमरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है, आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए, तो सबसे पहले वहां पे ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि जलन कम हो सके। अगला सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? दोस्तों सबसे लोकप्रिय साधन की बात करें तो वह है सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने पर, मतलब बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी के समय में अगर हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध साधन तो मोबाइल ही है, लेकिन जब ये बुक छपा था उस समय के लिए हम बोल सकते हैं कि टेलीफोन है, लेकिन वर्तमान के समय में मोबाइल है। लेकिन आप लोग टेलीफोन ही लगाइएगा, क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वह तो बुक के अनुसार ही देखेगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति वहाँ पर आयताकार होनी चाहिए, ताकि भूकंप का असर उस पर कम से कम पड़े। अगला सवाल है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? दोस्तों गलत है, अनुचित है, नहीं करना चाहिए। मान लीजिए भूस्खलन यानी कि बार बार वहाँ की जो भूमि है वो नीचे गिर जा रही है, और वहाँ पे आप ढलान पे मकान बना लीजिएगा तो आपका मकान गिरेगा निश्चित रूप से, तो वहाँ पर यह अनुचित है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, सुनामी मीटर से सुनामी ही मापेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो दोस्तों वह आई थी प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यह
हिंद महासागर का भाग है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। देखिए आपको चित्र बनाकर बताते हैं। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा छोटा प्लेट होता है, वो टकराया, तो जहाँ पे टकराएगा वहीं से तो तरंगे निकलेंगी, उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। और उसके ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह को हम बोलेंगे अधिकेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, किस आपदा में हैम रेडियो का उपयोग किया जाता है? तो हैम रेडियो का उपयोग किया जाता है भूकंप या आपातकाल के दौरान, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? देखिए सूखे से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, ताकि जब वर्षा न हो तब हम उसका उपयोग कर सकें। हमारा अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? देखिए तो वह नदी है दामोदर। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी के कारण आता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ दामोदर के कारण आता है, इसलिए दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो दोस्तों वह आया था 1934 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है स्थानीय प्रशासन बिल्कुल, स्वयंसेवी संगठन बिल्कुल, गांव तथा मोहल्ले के लोग बिल्कुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मान लीजिए कोई आपदा आता है तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तो उससे निपटना आसान रहेगा। अगला सवाल है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आएगी निश्चित रूप से, अचानक से थोड़ी सूखा पड़ता है, पहले सूचना देकर ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी बताए हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कभी कभी इसको सप्तकोसी भी लिख देता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव जनित आपदा है। देखिए तो सांप्रदायिक दंगा बिल्कुल, आतंकवाद बिल्कुल, महामारी बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूकंप प्रभावित है? दोस्तों भारत का लगभग 56% भाग भूकंप प्रभावित है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा सोशल साइंस का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्लास में आपको पार्ट 2 करवाएंगे। याद रखिएगा कि हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक अपलोड किया गया है। आप लोग सभी को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए, ताकि आपके एग्जाम में आप अपना पूरा ऑब्जेक्टिव बिना किसी डाउट के सही बना सकें। हमारे साथ वीडियो तक लास्ट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।